हाँ, तो डिविडेंड का ये मैं आपको बता रहा था कि 10% उन्होंने दे दिया डिविडेंड, और बाकी का 90 उन्होंने फिर से इन्वेस्ट कर दिया। जो हमने देखा था बैलेंस शीट में रिजर्व साइड में जो बहुत बड़ा अमाउंट था वो वही था। तो ये जो डिविडेंड आपको मिलता है, तो इस डिविडेंड में कंपनी ने जो कमाया है उसका थोड़ा सा हिस्सा आपको शेयर होल्डर को दे दिया है। इस डिविडेंड में कहीं ना कहीं आपके पास वो इंटरेस्ट शामिल है जो कि उन्होंने अदर इनकम यानी कि इंटरेस्ट इनकम से कमाया था। तो हमने जो डिविडेंड का अदर इनकम का रेशियो फाइंड आउट किया था, जैसे कि हमारे पास 5% है, इंडियन सिनेरियो में 3% है, हमने वोल्टास में देखा तो 2.5% का आंसर आया था। तो वो जो 2.5% होगा वो आप मल्टीप्लाई करेंगे जितना भी आपको डिविडेंड मिलता है। ये डिविडेंड जो भी आपको मिलेगा वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, आपको साफ साफ अमाउंट नजर आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। वो आप अमाउंट ले, वो जो आपने परसेंटेज कैलकुलेट किया था होगा उसे मल्टीप्लाई करें और जो भी पैसा है वो खराब कर दे। तो ये एक अहम बात है जो कि हमको याद रखनी चाहिए कि डिविडेंड आपके पास जो भी आएगा उसका एक पोर्शन आप, जितना भी उसका पोर्शन है इंटरेस्ट इनकम का डिवाइड बाई टोटल इनकम से, वो निकाल करके आप खराब कर देंगे। तो ये थे बेसिक इस्लामिक रेशियोज जो कि आसान भी हैं, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, बस आपको एक दो कंपनीज पे प्रैक्टिस करनी है, आसानी से आ जाएंगे। तो ये मैंने सबसे पहले स्लाइड इसलिए रखा था कि पहले हम इस्लामिक रेशियो समझ जाएं, तो इंशाल्लाह उसके बाद में हम फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो फिर सेकंड स्लाइड पे चलते हैं और थोड़ा इसको जल्दी जल्दी कवर करते हैं ताकि क्वेश्चन आंसर्स के लिए भी टाइम रहे। सबसे पहले तो आपको समझना है कि इन्वेस्टमेंट का कितना इम्पोर्टेंस है। इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स, जनरली लोग सेविंग्स करते हैं लेकिन इन्वेस्ट नहीं करते, या लोग कुछ सेविंग ही नहीं करते। जो लोग सेविंग करते हैं वो लोग इसलिए इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि सोचते हैं कि भाई इन्वेस्ट हम फिक्स डिपॉजिट में नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है उसके ऊपर सूद आएगा। बॉन्ड्स में नहीं कर सकते, उस पर सूद आएगा। लोग रियल एस्टेट में करते हैं, बहुत अच्छी बात है, अगर कोई अच्छी आपके पास ऑप्शन है और अपॉर्चुनिटीज है तो रियल एस्टेट में करें बराबर। लेकिन रियल एस्टेट ही एक ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको इक्विटी मार्केट, खासतौर पर इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, अभी आप जो लोग वाकिफ है न्यूज़ से देख रहे होंगे कि अपने पीक पे है। पिछले एक दो दिन से थोड़ा डाउन था क्योंकि यूएस में फेड की मीटिंग वगैरह थी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा वो डाउन हुआ है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो अपने लाइफ टाइम पे भी स्टॉक मार्केट इंडिया का चल रहा है। और खासतौर पे जब पैंडेमिक आया था लास्ट ईयर, उस वक्त तकरीबन 30 to 40% पोर्टफोलियो लोगों का गिर गया था। यानी कि अगर सपोज मेरे पास 100 रुपये मैंने इन्वेस्ट किए थे तो वो हार्डली 30-40 रुपये रह गए थे। लेकिन पिछले एक साल में इतना रिकवर किया है कि कभी भी इतना रिकवर इतना फास्ट नहीं हुआ था। तो बहुत ज़्यादा आपको वो अपॉर्चुनिटी और मौके दे रहा है स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट करने के लिए। आपको बस बेसिक चीज़ें चाहिए, थोड़ा बहुत आपको उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, आप खुद इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इतने बेहतरीन बेहतरीन कंपनीज हैं कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो आप उसमें एक बार इन्वेस्ट करके रख दें। अगर आप डेली फॉलो नहीं कर सकते या फिर आपको इतना डेली इस पर टाइम लगाना नहीं है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए भी आप उसमें बहुत सारे कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की अहमियत समझना ज़रूरी है कि बजाय पैसा सिर्फ खाली रखा रहे, आप इन्वेस्ट करें। क्योंकि अब सब लोग जानते हैं कि माल भी उन चीज़ों में से है जो आपको इंशाल्लाह जन्नत में जाने के ज़रा में से एक ज़रिया बन सकता है। आप वो पैसा इन्वेस्ट करके इसमें से जो प्रॉफिट आ सकता है वो किसी अच्छे कॉज के लिए यूज़ कर सकते हैं। और बहुत सारे हम उसमें अपने अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए और साथ ही साथ अपनी उम्मत को भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमारे पास उम्मत का जो भी पैसा रखा हुआ है, बजाय कि सिर्फ एक मतलब बेकार जाए हम बैंक में रखें, उसका इंटरेस्ट निकालें और फिर वो खराब कर दें। उससे बेहतर है कि जितना भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जो आपके पास रिस्क करने की कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें और उसको सीखना शुरू करें। बजाय इससे पहले कि आप पैसा इन्वेस्ट करें, इससे पहले आप उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करें, तो वो चीज़ें आपको इंशाल्लाह हेल्प करेंगी। सेकंड भी बेसिक प्रिंसिपल है, सब लोग जानते हैं कि सारा इन्वेस्टमेंट एक ही जगह नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है तो आप रियल एस्टेट पे करें, या किसी और प्रोजेक्ट आपके पास है तो उसमें करें, या बिजनेस है तो उसमें करें। और साथ ही साथ आप शेयर मार्केट के ऊपर भी नजर रखें, उसको भी कर सकते हैं। फिर किसी को भी आप ब्लाइंडली फॉलो ना करें। जनरली लोग ये करते हैं कि भाई फेमस नाम है वॉरेन बफेट, जो कि यूएस का है। इसी तरीके से इंडिया में 2-3 फेमस नाम है। एक है राकेश झुनझुनवाला। जनरली वो मतलब वो ये ऐसे बंदे हैं जिन्होंने बहुत बेसिक से और बहुत कम पैसों से शुरू किया था, लेकिन आज वो बिलियनर्स हैं और सिर्फ स्टॉक मार्केट से लोगों ने पैसा कमाया है। तो लोगों ने सही तरीके से मार्केट में डील्स लिए और सही तरीके से उन्होंने प्लानिंग की, तो उनको आज बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं वो लोग। तो अक्सर लोग ये करते हैं कि वो देखते हैं कि वो किस पे शेयर में इन्वेस्ट कर रहा है और फिर वो लोग जाके उसी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं और अक्सर केसेस पे लॉस उठाना पड़ता है।
क्योंकि हर एक का जो इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है, उसका जो टाइम पीरियड होता है और उसका जो नजरिया होता है वो अलग अलग होता है, और सबके पास रिस्क लेने की कैपेसिटी अलग हो सकती है। किसी के पास 1 लाख लगा देना कोई बड़ी बात नहीं है, किसी के लिए 5,000 लगाने के लिए भी उसको तो मुश्किल हो सकती है, सोच समझ से उसको लगाना पड़ सकता है। तो अपने अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से आपको इसमें इंटर होना चाहिए। तो किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। और मैं इतना सारा आधे घंटे से आपको रेशो समझाने का, और इंशाल्लाह अगर आगे भी सेशन लेंगे और टेक्निकल चीज़ें पे हम डिस्कस करेंगे, तो उसका मतलब यही है कि आप किसी को ब्लाइंडली फॉलो ना करें, आप चीज़ों को समझें कि कोई बड़ी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आप समझ सकते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंजीनियर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो जिसका कॉमर्स से या फिर अकाउंट्स से या फाइनेंस से कोई लेना देना नहीं है। तो ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। आपके पास कॉमन सेंस है, आप उसको सही तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपने आप को अपडेट रखते हैं, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप आगे देखें कि जो मेजर चेंजेस होते हैं इकोनॉमी पे, वो उस पर आपको नज़र रखें। आप न्यूज़ वगैरह देख सकते हैं, आप इसके लिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं आज के ज़माने में। आप न्यूज़ में पढ़ सकते हैं। तो अपने आप को अपडेट रखने के लिए कि इकोनॉमी में क्या चल रहा है, ये बहुत ज़रूरी होता है स्टॉक मार्केट में रहने के लिए। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर आप कम टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा। जैसे कि मैं वोल्टा से एग्जांपल दिया, मैं तकरीबन 2011-12 में अपना डीमैट अकाउंट खोला था और शेयर मार्केट सीखने के लिए कुछ दिन मैंने उसमें टाइम लगाया था। लेकिन फिर मैं तकरीबन उसको छोड़ दिया और पिछले 1 साल से फिर से मैं इसमें फील्ड में एक्टिव हुआ। तो जब वोल्टास का शेयर मैंने 85 रुपीज़ में लिया था, 25 रुपए में एक शेयर। बाद में मैंने उसको कई बार खरीदा, कई बार बेचा। आज उसकी वैल्यू 1100 रुपए है। यानी कि अगर आप सपोज 100 रुपए भी हिसाब लगा लो, 100 रुपए भी आप इन्वेस्ट करते हैं आज से 7-8 साल पहले, तो तकरीबन वो आपके पास 1000 रुपए हो जाते थे। आपको रियल एस्टेट में और दूसरी जगह पे भी इतने बड़े बड़े रिटर्न्स नहीं मिलते जितना स्टॉक मार्केट में मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर शेयर के पीछे मिलते हैं और आप किसी भी शेयर में लगा के 7-8 साल वेट करेंगे तो मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको उसके लिए कंपनी के सेटअप, उसका बिजनेस, उसके इंडस्ट्री वगैरह समझने की जरूरत है। तो चलो वो पॉइंट्स में हम आगे कवर करेंगे। और ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि कब आप मार्केट में इंटर हो, कब आप बाई करें, कब आप सेल करें। जनरल तो सबका मकसद ये होता है कि भाई आप शेयर लें जो बहुत कम प्राइस पे हो और उस पर बेचें जबकि बहुत हाई प्राइस पे हो। यानी कि सपोज मैं आज शेयर लेता हूँ 100 रुपये में और शेयर की वैल्यू बढ़ के जाती है सपोज 300 एक 2-3 महीने में, तो आइडियली ये होना चाहिए कि मैं 100 में खरीदूँ और 300 में बेचूँ। लेकिन ये तकरीबन बहुत ही मुश्किल है कि आप सबसे कम लोएस्ट प्राइस पे लेंगे और सबसे हाईएस्ट प्राइस पे बेचेंगे। आप कहीं ना कहीं बीच में ही उसमें डील कर रहे होंगे। सपोज 100 का था तो शायद जब आप शेयर की प्राइस बढ़नी शुरू हुई, जब आपने उस पर रिसर्च किया, देखा, तो आपने 120 में लिया या 150 में लिया। और जब आपको लगा कि ये 600 तक चले गया तो आपको लगा कि ये तो बहुत चले गया, फिर शायद इसके बाद में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगी, मतलब लोग इस पे से एग्जिट होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो जनरली होगा कि फिर आप निकल जाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सबसे कम पे लें या सबसे ज़्यादा में निकलें। तो उसके लिए आपको एवरेज बाइंग करनी होती है। जब जब जिस शेयर में भी आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसको उस रेट्स पे लेते जाएं जब वो धीरे धीरे गिर रहा है। तो ये भी टेक्निकल पॉइंट्स है, उसको हम फर्दर आगे भी डिटेल में देखेंगे बाद वाले सेशन में भी। मैं आपको सिर्फ बेसिक बेसिक आज डिस्कस रख रहा हूँ, वरना वो टाइम तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और 1 घंटे से ज़्यादा फिर कंसंट्रेशन होना लोगों का मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं बस चंद चंद पॉइंट्स, बेसिक पॉइंट्स ऊपर ऊपर से बिगिनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। इन्वेस्ट अकॉर्डिंग टू योर नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। आपको देखना चाहिए कि आपका नीड और ऑब्जेक्टिव क्या है। हो सकता है मैं अपने लोग अपने बेटे की पढ़ाई के लिए रखें, उनके एजुकेशन के लिए रखें, कोई हो सकता है बिजनेस को बढ़ाने के लिए रखे, कोई हो सकता है घर के कंस्ट्रक्शन के लिए रखे। किसी के पास टाइम हॉराइजन 5 साल का होगा, किसी के पास 10 साल का होगा, किसी के पास 1 साल का होगा, किसी के पास 1 महीने का होगा, किसी के पास 1 हफ्ते का होगा। तो इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। कोई रखा होगा सपोज 5 साल के लिए, अगर मैं आज कोई शेयर लेता हूँ 1,000 में और मेरा ये टारगेट है कि भाई ये 5 साल में मुझे अच्छा खासा 100-200 गुना बढ़ के देगा, 1,000 का शेयर 3-4 हज़ार हो जाएगा। आज मैंने लिया, 1 हफ्ते में शेयर की वैल्यू मार्केट गिरी किसी वजह से 700-800 हो गया, तो फिर तो लॉस हो जाएगा। तो जनरली चूंकि इसके पास 5 साल का टाइम होराइजन है, इसकी नीड्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स अलग हैं, तो उसको कोई फिक्र नहीं रहेगी, वो डेफिनेटली आगे बढ़ करके उसको कवर कर लेगा। लेकिन वो बंदा जो उसको 1 महीने के लिए जिसने पैसे डाले होंगे उसको तो लॉस हो जाएगा। इसलिए आप अपने हिसाब से, अपने नीड्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से आप इसमें इन्वेस्ट करें। और ख़ास तौर पे आप जब बिगिनर्स हैं
तो कभी भी ये गलती ना करें कि मार्केट बढ़ रही है तो लोग अक्सर ये करते हैं कि लोन से या खर्च से पैसा लेके आके लोगों के पास वो इन्वेस्ट करते हैं, वो भी डूब जाता है, क्योंकि ये सही एनालिसिस होती नहीं है, टाइम इन्वेस्ट किया क्या होता नहीं है, किसी की बात सुन के या फिर कोई न्यूज़ में देख के आप एक साथ डाल देते हैं, और बहुत सारे केसेस हमको सुनने में भी आते हैं। इसकी वजह से भी लोग जनरली स्टॉक मार्केट से दूर रहते हैं या सोचते हैं कि भाई ये तो उसमें पैसे अक्सर डूब जाते हैं। लेकिन पैसा डूबता इसलिए क्योंकि आप सही तरीके से इन्फॉर्म डिसीजन नहीं लेते, आप बस कोई ऐसे ही सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके कर देते हैं। तो आपको बेसिक्स बताना और रेशियोज बताना, और आगे भी हम देखेंगे, इसका मकसद यही है कि आप जहाँ तक हो सके अपने आप को इसमें थोड़ा इंटरेस्ट लें, थोड़ा उस पर टाइम लगाएं, और आप 1-2 कंपनीज पर रिसर्च करें। ये आसान चीज़ है, आप आसानी से समझ जाएंगे कि जैसे जैसे आप मार्केट में रहेंगे वैसे वैसे आपको खुद ब खुद चीज़ें पता लगनी होंगी, एक्सपीरियंस आपका आना शुरू हो जाएगा। और अगर एक गोल्डन रूल है, अगर किसी के पास लॉन्ग टाइम का इन्वेस्टमेंट का इरादा है, तो एक गोल्डन रूल है कि हमेशा अपने आप को स्टे इन्वेस्टेड रखें। यानी अगर आपको सपोज पैसा चाहिए 5-10 साल के बाद, तो मार्केट किसी भी लेवल पे हो, आप एंटर हो, आप इन्वेस्ट करें और आप रखें, आप भूल जाएं, लेकिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर होना चाहिए, ऐसा वैसा नहीं। तो आपको ये डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ये प्रॉफिट ही देगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम वही पॉइंट्स मैं आपको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के हिसाब से बता रहा था। इसमें बस एक पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड करना चाहूंगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग भी होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग यानी कि लोग आप देखे होंगे कि अक्सर लोग तकरीबन टाइम स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं और बाइंग और सेलिंग कंटिन्यूसली करते रहते हैं। वो जनरली वो करते हैं कि उन्होंने एक शेयर खरीदा, सपोज उन्होंने शेयर लिया 50 रुपए में, और वो कोई अच्छी न्यूज़ थी उस दिन पर्टिकुलर शेयर की वजह से ज़्यादा लोग उस पर इन्वेस्ट कर रहे थे, तो 50 से सपोज 55 या 60 चला गया तो लोग उसी दिन बेच देते हैं। उसको कहते हैं इंट्रा डे ट्रेडिंग या डे ट्रेडिंग। ये उस पर अक्सर उलमा ने इसको जायज़ करार नहीं दिया, ये प्रोहिबिटेड है। इसलिए क्योंकि इस्लामिक फिक्र का प्रिंसिपल उसूल एक ये है कि आप वही चीज़ बेच सकते हैं जो आपके हाथ में हो। You can sell only that thing which you are possessing right now. The thing which you don't possess, you can't sell it. अगर इसका एग्जांपल ऐसे भी दिया जा सकता है कि सपोज अगर आपके पास एक झाड़ पे कबूतर बैठा हो, तो आप अपने दोस्त को ये नहीं बोल सकते कि वो कबूतर में 10 रुपए में तेरे को बेच दूंगा, हो सकता है कबूतर उड़ जाए, आपके हाथ में लगे ही ना। जब आप जाल डालेंगे और कबूतर को पकड़ेंगे, फिर आप उसके बाद में उसको बेच सकते हैं। तो पोजीशन का एक अलग इंपॉर्टेंस है इस्लामिक फिक्र में। तो उस लिहाज से आपको ये देखना है कि आप जो भी डिमैट अकाउंट बनाना पड़ता है शेयर के लिए, खरीदने बेचने के लिए। तो जो भी आप आज शेयर खरीदते हैं वो आपको एक ही दिन में नहीं आता, आपको 2 दिन में आपको उसका शेयर आपके डिमैट अकाउंट में आता है। तो जब आपके पास डिमैट अकाउंट में आए तब आप उसको बेच सकते हैं। इंट्राडे में क्या होता है, सिर्फ स्पेकुलेशन होता है। स्पेकुलेशन को अरबी में देखेंगे तो वर्ड गरर इस्तेमाल करते हैं। तो अब अगर आप देखें आयतों में तो आपको मिलेगा कि गरर को अल्लाह ताला ने हराम दिया है, तो गरर नहीं होना चाहिए। क्योंकि गरर ना हो इसलिए उसकी डिलीवरी के बाद में ही आप उसको, यानी कि आपके पोजीशन में आने के बाद में ही आप उस शेयर को बेच सकते हैं। तो इंट्राडे इसलिए यही बेहतर है कि इसमें रोज का रोज ना बेचें। आप लें, आपको अच्छा रेट आया 2-3 दिन में निकाल दें, 1-2 हफ्ते में निकाल दें। आप लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाह रहे हैं तो उसके बाद में निकाल दें। तो बहुत सारे सिनेरियोस हो सकते हैं, लेकिन उसी दिन लेके उसी दिन निकालना ये हलाल नहीं है, तो उससे परहेज करना चाहिए। अच्छा, तो ये तो हम बात कर रहे थे कि क्या-क्या देखने चीज़ें हैं, बेसिकली क्या-क्या चीज़ें फॉलो करनी है। अब उसके बाद हम टूल्स पे आते हैं कि आपको क्या चीज़ें रिक्वायर हैं, वो क्या हथियार हैं, क्या टूल्स हैं, जिसके बेसिस पे हम मार्केट में एंटर हो सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट, जिसको शॉर्टकट डीमैट अकाउंट भी कहते हैं। तो वो किसी एक स्टॉक ब्रोकर के पास, स्टॉक ब्रोकर वो होता है जो सेबी एक इदारा है हिंदुस्तान में, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो देखता है कि स्टॉक मार्केट में जो भी चल रहा है कि वो कहाँ किस हद तक सही है, वहाँ पे कोई माल प्रैक्टिसेस, कुछ गलतियाँ या कुछ घोटाले वगैरह तो नहीं हो रहे। वो तो उसके इस पे नज़र सभी की इन चीज़ों पे होती है। और किसी को एज ए ब्रोकर अपना बिजनेस शुरू करना है तो वो उसको सभी के पास एक बहुत बड़ी रकम रखनी पड़ती है और पर्टिकुलर उसको कोर्स वगैरह कंप्लीट करना पड़ता है। इसके बाद में उसको सभी इसको अलाउ करती है ब्रोकिंग सर्विसेज के लिए। तो वैसे बहुत सारे ब्रोकिंग सर्विसेज हैं, ICICI सिक्योरिटीज है, HDFC सिक्योरिटीज है, इंडिया इन्फोलाइन है, शेर खान है। आजकल मोबाइल एप्लीकेशन से बहुत सारे आ गए हैं, जैसे कि ज़ेरोदा है और 5paisa.com है। तो ये वो कंपनीज हैं, ब्रोकर्स हैं, जो जिसके थ्रू आप एक डीमैट अकाउंट खोलेंगे। उसके लिए आपको 2 चीज़ें कंपलसरी हैं। एक तो आपका पास बैंक कार्ड होना चाहिए और दूसरा आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, ताकि आप बैंक से पैसे डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर सकें और उसके बाद में फिर आप शेयर्स वगैरह लेना शुरू करें।
और दूसरा हो आपके पास है पैन कार्ड, चूँकि वन ऑफ द रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जब इसका पर्टिकुलर इनकम यानी कि 2.5 लाख से ज़्यादा आप कमाना शुरू कर देंगे तो फिर उसके बाद टैक्स भी आएगा। तो गवर्नमेंट की रेगुलेशन के हिसाब से इसका पैन कार्ड भी होना ज़रूरी है डीमैट अकाउंट खोलने के लिए। फिर इसमें आप डीमैट अकाउंट में अपने पैसे ट्रांसफ़र करेंगे नॉर्मल अकाउंट से। ऐसा ही जैसे कि आप ऑनलाइन बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। एक बार अगर देखेंगे तो समझ में आ जाएगी, या कोई मुश्किल हो तो मैं भी ऑनलाइन इसको दिखा दूँगा। तो आप डीमैट अकाउंट से इसको ट्रांसफ़र करके फिर वहाँ से एक बार आप जब डीमैट अकाउंट खुल जाएगा तो कैसे बाय करना है, सेल करना है, रिपोर्ट्स जनरेट करने हैं और देखना है, सारी चीज़ें वो आसानी से यूज़र फ्रेंडली होती है, समझ में आ जाएँगी। कुछ मुश्किल हो तो फिर कोई भी जिसको आता है वो दिखा सकते हैं, मैं भी आपको एक किसी और सेशन में चीज़ें दिखा सकता हूँ। तो ये होगा। फिर उसके बाद आपको, जैसे मैं बता रहा था कि आपको अपडेट रखने के लिए आप यूट्यूब चैनल्स भी किसी भी टॉपिक पे आपको आजकल यूट्यूब में आपको मिल जाएँगी चीज़ें, वो देख सकते हैं। बिज़नेस चैनल्स हैं, हिंदी में भी बिज़नेस चैनल्स हैं। अगर किसी को इंग्लिश में मुश्किल हो तो वो भी देख सकते हैं। मैगज़ीन्स भी वगैरह भी और न्यूज़पेपर्स भी आते रहते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह है। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। और सेलेक्ट एनी 5 कंपनीज़ आफ्टर एनालिसिस फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज़। अच्छा, ये जब आप ये बेसिक चीज़ें आप समझ जाएँगे तो फिर आप वो जो आपने प्रिंसिपल्स सीखे हैं, आप उसको यहाँ पे अप्लाई करने के लिए कोई भी 4-5 कंपनी सेलेक्ट करके आप इसको देख सकते हैं कि वो कंपनी का रिकॉर्ड वगैरह-वगैरह क्या है। अच्छा, अब ये मैंने आपको बताया है, इसमें 1-2 टेक्निकल चीज़ें और ऐड कर दूँ। ये देखिए, ये शायद स्क्रीन तो शेयर हो रही है। लेट मी गो टू स्क्रीनर वेबसाइट। ओके, ये देखिए, ये स्क्रीनर वेबसाइट है। इसका मैंने आपको थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दिया था, थोड़ा-सा अभी डिटेल में जाते हैं और चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले ये देखिए, ये वोल्टास का शेयर है। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि क्या-क्या टाइप का इनका बिज़नेस है। हम जनरली जानते हैं कि हमारे पास घर में वोल्टास के एसी वगैरह होते हैं, डोमेस्टिक बिज़नेस इनका है। लेकिन इनका मेन बिज़नेस डोमेस्टिक बिज़नेस नहीं, इनका मेन बिज़नेस है इंडस्ट्रियल साइड। इंडस्ट्रियल साइड में जो बड़े-बड़े रेफ्रिजरेटर्स और कूलिंग सिस्टम होते हैं, वो लोग ये प्रोवाइड करते हैं। इनका ज़्यादातर मोर देन 60% रेवेन्यू वहीं से आता है। तो ऐसा नहीं है कि बस गरमा आएगा, ज़्यादा सेल होगा, इनके शेयर प्राइस बढ़ जाएँगे, ऐसा नहीं होता है। आपको देखना होता है कि इनका मेन सोर्स कहाँ पे है और उससे ज़्यादा कहाँ पे इनकम आ रही है। तो किसी भी कंपनी को आप उसका एनुअल रिपोर्ट निकालें, उसकी वेबसाइट पे जाएँ। शुरू के 3-4 कंपनीज़ पे आपको थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा समझने के लिए। उसके बाद में आपको चीज़ें आसानी से समझ में आनी शुरू हो जाएँगी कि सबसे पहले कंपनी देखेंगे किसमें डील करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप टेक्नोलॉजी लीजिए, नोकिया फ़ोन का अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ, तो सबको पता है कि नोकिया फ़ोन एक तकरीबन 10-12 साल पहले बहुत ज़्यादा डिमांड में था। बहुत ज़्यादा उसकी मार्केट कैपिटलाइज़ेशन थी, बहुत ज़्यादा उसका मार्केट शेयर था। लेकिन वो एंड्रॉइड वाली टेक्नोलॉजी पे नहीं जा सका, सिममेन पे रहा, तो वो उसकी कंपनी वहीं पे खत्म हो गई। बाद में फिर माइक्रोसॉफ्ट ने उसको माइक्रोसॉफ्ट ने उसको एक्वायर कर लिया और फिर एंड्रॉइड पे चला गया। तो जो एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी आ रही थी, लोग उसकी तरफ जा रहे थे, लेकिन ये सिममेन पे था। और एक क्लासिकल एग्ज़ाम्पल हम लें तो कोडैक कोडैक का आएगा। अगर हम पहले देखें तो हमारे फंक्शंस वगैरह में या किसी भी चीज़ पे हमको नज़र आता था कि कोडैक के कैमरास, कोडैक के रील्स वगैरह बिकते थे। कोडैक ने ये सोचा कि लोगों के पास जो फीलिंग है कि एल्बम्स बनाएँ और हाथ में फ़ोटो ले, वो फीलिंग कभी नहीं जाएगी। लिहाज़ा उन्होंने डिजिटल फ़ोटोग्राफ़ी में कभी उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया, वो लोग रील बेस पे ही चलते रहे। लेकिन आजकल सारा मोबाइल में फ़ोटोज़ वगैरह आने की वज़ह से लोग ज़्यादातर डिजिटल कैमरा आ गए या फिर मोबाइल से आ गए, तो लोग उसी पे ज़्यादा मूव ऑन हो गए। उन्होंने अपने आप को टेक्निकली अपडेट नहीं किया, तो वो इतनी बड़ी प्रॉफिटेबल कंपनीज़ भी डूब गई। तो आपको देखना चाहिए कि भाई के पास कंपनी कौन-सी है, प्रोडक्ट कौन-सा है, टेक्नोलॉजी कौन-सी है और टेक्नोलॉजी फ्यूचर में क्या है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह मोस्ट लाइकली 7-8 साल में बहुत ज़्यादा एक होने वाला है। पॉल्यूशन को नज़र में रखते हुए, फ्यूल कंजम्पशन को नज़र में रखते हुए बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ जा रही हैं वगैरह। तो इस तरीके से अपने आप को अपडेट रखें कि टेक्नोलॉजिकली आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उसकी आज प्रेजेंट टेक्नोलॉजी क्या है, फ्यूचर उसमें क्या है। और फिर साथ में समझेंगे कंपनी को जो बनाए हैं, इनका जो मैनेजमेंट है वो कौन है, इसके प्रमोटर्स कौन है। ऐसा तो नहीं कि कोई प्रमोटर है जो ऑलरेडी किसी और कंपनी में था, वहाँ पे से कुछ फ्रॉड था या कोई केसेस के अगेंस्ट में है ये पर्टिकुलर सीईओ के खिलाफ या सीईओ के खिलाफ या एमडी या डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये तमाम चीज़ें आपको उनके कंपनी की वेबसाइट पे मिल जाती हैं। और आज टेक्नोलॉजी का हमारे पास आईटी का दौर है। कोई भी इन्फॉर्मेशन आसानी से आपको पहले के मुकाबले मिल जाएगी। आप किसी का भी नाम लिखें, विकिपीडिया में जाएँ और सर्च करें, उसका आपको सारी हिस्ट्री दे देगा कि भाई वो कहाँ था, कहाँ से पढ़ा, क्या किया, वगैरह-वगैरह।
तो अगर अगर आपके पास कंपनी में कोई मसले हैं लेकिन उसका मैनेजमेंट सही है, तो वो उसको टर्न अराउंड कर देगा, अच्छे से उसको मैनेज करके उसको प्रॉफिटेबल बना देगा। अगर सही बंदा उसको स्टीयर कर रहा है, उसको हेड कर रहा हो तो। या नहीं, अगर कंपनी बहुत अच्छी है लेकिन कोई ऐसा बंदा है जो फ्रॉडस्टर है या फिर ऐसा है जो कि काबिल नहीं है, तो वो अच्छे खासी कंपनी को भी गलत डिसीजन लेके खराब कर देगा। तो प्रोमोटर्स को भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कंपनी के प्रोमोटर्स क्या हैं वो समझें, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है वो समझें, इसके कॉम्पिटिटर्स क्या हैं, कौन कौन कॉम्पिटिटर्स हैं, इनके पास अपना मार्केट शेयर कितना है। शायद आपको वर्ड्स थोड़ा टेक्निकल लग रहे होंगे, ऐसा लग रहा है कि वो जो लोग इस फील्ड में नहीं है उनके लिए, जो लोग पहली बार सुन रहे हैं, शायद ये लग रहा है कि वो टेक्निकल है, कुछ ज़्यादा सर के ऊपर से जा रहा है। तो आपको शायद वर्ड्स टेक्निकल लगे, लेकिन ये चीज़ें अगर आप एक दो बार इस पर थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, थोड़ा कोशिश करेंगे, तो ये सब चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। अब ये कंपनी का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो 300 में थी तकरीबन 2016 में, जब 2011 में थी तो ये तो 100 रुपये पे ही थी, वो 1100 पे चले गई, आज तकरीबन 1000 के थोड़ा सा ऊपर है। तो ये कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस रिप्रेजेंट करता है। लेकिन एक बात हमेशा जहन में रखनी चाहिए कि शेयर प्राइस जो होते हैं, मार्केट जो होती है वो आपकी फ्यूचर इनकम के ऊपर बेस होती है। मार्केट आपका फ्यूचर देख करके आपका शेयर प्राइस डिसाइड करती है। ये जो होगा पास्ट परफॉर्मेंस है, ऑफ कोर्स वेरी गुड परफॉर्मेंस है, लेकिन फ्यूचर इस कंपनी का क्या है वो देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर साथ ही साथ ये भी नजर रखनी होती है कि फिर कौन से कंपनीज हैं, जनरली कोई और कंपनी इनको अक्वायर करती है या ये कंपनी किसी और को अक्वायर करते हैं, और इस किस्म के मार्केट में न्यूज़ वगैरह आते रहते हैं। जब आप अपडेट होंगे, अपने आप को देखेंगे, इस फील्ड में रखेंगे, तो फिर चीज़ें आपको धीरे धीरे समझाना शुरू होगी। ये इनके कॉम्पिटिटर्स हैं, कौन कौन से दूसरे लोग हैं जो इतना बिजनेस करते हैं वगैरह वगैरह। और ऊपर बहुत सारे रेशियोज थे, जैसे कि ये बुक वैल्यू हो गया, रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया, फेस वैल्यू, डिविडेंड, पी रेशियो, मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये सब मैं आज इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टू मच ऑन द प्लेट हो जाएगा एक ही दिन में, तो मैं आपको बस बेसिक बेसिक लेके चल रहा हूँ। लेकिन इंशाल्लाह अगर फिर जो लोग इस पर इंटरेस्टेड है तो हम इंशाल्लाह फिर इसको आगे चीज़ें समझने की और डिटेल में कोशिश करेंगे। ये सब सेशन रखने का, ये सब बताने का मकसद ये है कि हम अपने आप को फाइनेंशियली अवेयर करें, खुद अपने आप को करें, फिर हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको करें। आप देखें कि पर्टिकुलरली गुजरात में कि तकरीबन पे सबके पास डीमैट अकाउंट होता है, और सब लोग, मेजॉरिटी ऑफ लोग वहाँ पे इस पर डील करते रहते हैं, और फाइनेंशियली वो लोग ज़्यादा हेल्थी भी हैं और ज़्यादा अवेयर भी है हमसे, और जबकि हमारे पास बहुत ही कम लोग हैं जो इसमें हैं, और अक्सर लोग हराम समझ के दूर रहते हैं। तो इसलिए मैं चाह रहा था कि एक बार इसका होलिस्टिक व्यू दे दूं, ताकि लोगों में अवेयरनेस आए, और जो लोग सच में इस पर इंटरेस्ट हैं वो इंशाल्लाह इस पर आगे बढ़े। और बस थोड़ा सा और एक दो पॉइंट आपको बता दूं कि कैश फ्लो है कंपनी का, इसको बाद में देखें, ये इनके रेशोस है, इसको आप देखते हैं। बस ये एक चीज़ दिखा देता हूँ कि देखिए प्रोमोटर्स के पास 30% शेयर्स हैं, और एफ आईज हैं। एफ आईज मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो कि इंडिया के बाहर के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, बैंकिंग हो सकते हैं, या फिर इंश्योरेंस कंपनीज हो सकते हैं, या इन्वेस्टमेंट वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज हो सकते हैं। वो लोग इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि इंडिया में इनको बहुत ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं, वो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, तो उनके पास 14% है। अब डीआईएस मतलब जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स हो गए, यहाँ के बैंक्स हो गए, वो लोग इसमें इन्वेस्ट किए, और 37% है। गवर्नमेंट भी करती है, तो बहुत ही कम करती है, इसलिए बहुत कम है गवर्नमेंट का। और पब्लिक का 17% है, और आप में जो होते हैं, जो इंडिविजुअल करते हैं, इस कैटेगरी में फॉल होते हैं। तो पैंडेमिक से मैं आपको बताऊं कि पिछले तकरीबन 1-1.5 साल में तकरीबन 1 करोड़ नए डीमैट अकाउंट खुले हैं। यानी कि बहुत सारे बिजनेस बंद हुए, लोगों के पास काम नहीं था, रोजगार नहीं था, लोगों ने इसकी तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो अपनी इधर की है, लोगों ने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया है, उधर आए हैं। इसकी वजह से पिछले कुछ दिनों में दिख रहा होगा, यहाँ पे भी आपको दिखा सकता हूँ मैं। दिसंबर में देखिए एफ आई 15.55 थे, मार्च में 14.38 है। जनरली होता ही है कि जब जब मार्केट में से एफ आई निकलते रहते हैं तो मार्केट डाउन होते रहती है, लेकिन हमारे पास मार्केट अभी जा रही है, ऊपर ही जा रही है, क्योंकि बहुत सारा पब्लिक जो है इस पर इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ा रही है। जैसे यहाँ पे देखिए 17.54 लोग इस पर इन्वेस्ट थे, फिर 17.86 हो गए, यहाँ पे बढ़ गए। जैसे एफ कम कर रहे हैं, वहाँ पे डी यानी कि वहाँ पे इंडिविजुअल्स आके शेयर्स खरीद रहे हैं। तो इंडिविजुअल कैपेसिटी, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स और बड़े बड़े कंपनीज हमेशा इसमें इन्वेस्ट करते रहते हैं, इंडिविजुअल भी करते हैं,
लेकिन पिछले एक साल में इंडिविजुअल्स का बहुत ज़्यादा मार्केट में शेयर बढ़ा है, और उसकी वजह से मार्केट अभी तक ऊपर ही है, वरना और बहुत सारे रीजन है मार्केट के ऊपर रहने के। इसमें से एक रीजन ये भी है कि बहुत सारे डिमैट अकाउंट्स खुले हैं और बहुत सारे लोग अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, और अभी तो फुल बुल मार्केट चल रही है और बहुत ज़्यादा पीक पे है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, और टेक्निकल एनालिसिस के लिए मैं जो बातें कर रहा था वही इसमें है। फास्ट मैं आपको बता दूं कि टेक्नोलॉजी पे देखिए, कुछ कंपनीज होती है जिसमें गवर्नमेंट के रेगुलेशन ज़्यादा होते हैं, तो वो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस पर नज़र रखना होता है कि भाई कितना क्या रेगुलेशंस इस फील्ड में चल रहे हैं और डिमांड क्या है प्रोडक्ट्स की वगैरह वगैरह। फिर प्रोमोटर्स कौन है इनको जानना, फिर मेजर न्यूज़ क्या चल रही है वो देखना, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का पास्ट परफॉर्मेंस समझना और फ्यूचर में देखना। ये स्किनर एक वेबसाइट है, ये अच्छी हेल्पफुल वेबसाइट है। दूसरे वेबसाइट्स पे भी देख सकते हैं, मनी कंट्रोल भी एक है, वगैरह वगैरह। फिर और बाकी कुछ पॉइंट्स तो इंशाल्लाह डिस्कशन में कवर हो जाएंगे। जज़ाकल्लाह खैर वक्त देने के लिए, आप लोग सुनने के लिए। तो आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है तो अल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन, सूरह अल-जुमा की आयत नंबर 11। इंशाल्लाह इसी के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, और इंशाल्लाह जो भी क्वेश्चन आंसर्स रहे वो हम देने की कोशिश करेंगे। अगर क्वेश्चन आंसर्स इस टाइम के अंदर ना हो सके, क्योंकि शायद हमारे पास 5-7 मिनट है, अगर कुछ और क्वेश्चन है तो फिर हम इसको थोड़ा एक्सटेंड भी कर सकते हैं, फिर से क्लिक करके हम फिर से क्वेश्चन वगैरह पर पे आ सकते हैं। लेट मी अनम्यूट। तो मैंने अलाउ कर दिया, जो अनम्यूट करना चाह रहे हैं अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हारून रशीद, महबूबनगर से। जी हारून भाई। जी, बस ये छोटा सा शॉर्टकट्स पूछने का था आपको। मैं ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मैं एक टाइम से, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट चल रहा है। सही है, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो डेब्ट टू इक्विटी से हम डेब्ट टू कैपिटल डिराइव कर ले सकते हैं ना सिंपली, ये अगर 0.5 अगर हो तो डेब्ट टू टोटल कैपिटल जो है ना हमारे को 33% आ जाएगा। नहीं, डेट टू कैपिटल लेंगे तो आपका सिर्फ कैपिटल आएगा। इवेंचुअली मतलब ये देखना चाह रहे हैं उलमा कि भाई आपके पास जो बैलेंस शीट साइज है उसका 30%। एक्चुअल तो उसका एक और फार्मूला है, डेट डिवाइड बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो वो एक अलग लेवल पे जाएगा। तो मैं इसको आप लोगों के लिए आसान रखने के लिए मैं सिर्फ टोटल एसेट वाला फार्मूला लिया हूँ। तो उलमा मतलब ये देखना चाह रहे हैं कि आपका जो डेट है, आपकी टोटल बैलेंस शीट साइज का वो 30% से ना बढ़े, सिर्फ कैपिटल देखने के बजाय। तो अगर कैपिटल देखेंगे तो बहुत ज़्यादा और लीनियंट हो जाएगा। तो उलमा का सही इस पे स्टैंड है, और मैं भी समझता हूँ कि इसको मार्केट कैपिटलाइजेशन या टोटल एसेट से देखना बेहतर है। ओके, जज़ाकल्लाह। और दूसरा ये है, ये पर्जिंग ऑफ मतलब जो हलाल इनकम नहीं है जी, तो उसके प्रोसेस में क्या मार्केट अप्रिसिएशन पे भी पर्चिंग चाहिए या फिर जस्ट डिविडेंड पे ही चाहिए? देखिए मार्केट अप्रिसिएशन पे भी लगाना चाहिए, लेकिन एओफी के स्टैंडर्ड के हिसाब से सब डिविडेंड में बताया गया है, लेकिन दूसरे उलमा वगैरह उसकी मार्केट अप्रिसिएशन पे भी लगाते हैं, और मैं भी जनरली मार्केट अप्रिसिएशन पे इसको देख करके फिर वो निकालता हूँ। तो यही सजेस्ट करूँगा कि मार्केट अप्रिसिएशन भी निकालें। तो जनरली ये मतलब सप्लाई डिमांड रेशियो पे जो सुना ये रेट का फ्लक्चुएशन होता है ना, तो प्रॉफिट का कंपनी का रेवेन्यू से जो प्रॉफिट आया है उसका तो शेयर इसमें तो जनरली नहीं आता। जैसा आप बोले, मैं भी 2 ओपिनियंस पढ़ा हूँ, तो बस आपकी राय जानना चाह रहा हूँ कि जबकि इसका परसेंटेज इसमें अवेलेबल नहीं है कैपिटल अप्रिसिएशन में, तो भी एहतियातन निकालना बेहतर है या फिर निकालना बेहतर है? क्या अक्सर उलमा की राय निकालना ही है। डिविडेंड इनकम पे इसलिए बताया गया है स्पेसिफिकली क्योंकि वो तो कंपनी आपको दे देती है और प्रॉफिट में से देती है, उसके अंदर तो शोर शॉर्ट है, ठीक है जी, इसलिए इसका रेशो भी फिक्स किया है और वो बताया गया है। और मैं चूंकि बेसिक क्लासेस उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं गया हूँ, इसलिए उसको मैंने वो अप्रिसिएशन वाला चीज़ डिस्कस नहीं की है, लेकिन निकालना है, बेहतर यही है। तो बस लोग नहीं भी निकालते, लेकिन बेहतर है कि निकालना है।
जी, स्विंग और पोजिशनल ट्रेडिंग पे आपकी क्या राय है? बेटर बेसिकली अब मेरा जो बैकग्राउंड है वो टेक्निकल एनालिसिस पे ज्यादा है, जी तो उसके ऊपर जो है ना स्ट्रैटेजीज है मेरे अपने, और उसके हिसाब से काम चल रहा है। क्योंकि अब मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो जी थोड़ा बैलेंस शीट से थोड़ा मतलब डर भी होता तो जितना हमारे को चाहिए उतना जो है ना निकाल ले सकते हैं कि वो एक कंपनी हलाल है कि नहीं, बस उसके बाद जो है ना जो भी एनालिसिस होता है वो टेक्निकल चार्ट पे होता है। ठीक है। तो जो स्विंग और पोजिशनल में कोई खबात तो नहीं है, या लॉन्ग टर्म ही जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं। इंट्राडे तो छोड़ दो, वो तो स्पेकुलेशन ही है। वो आपके ऊपर, जैसे मैं बताया कि आपके नीड और ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड है। अगर वो इंट्राडे नहीं है तो आप अपने हिसाब से उसको कैसे भी डील करें, उससे कोई मजाक नहीं है उसमें। आप जी आराम से। ठीक है, जजाकल्लाह खैर फिलहाल के लिए, दूसरों के लिए जी जी, शुक्रिया हारून भाई।